हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है चिराग प्रोजेक्ट के ऊपर या चिराग परियोजना। ये नाम आपने सुना होगा, चिराग परियोजना। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चिराग परियोजना होती क्या है। तो चिराग परियोजना है किसानों के लिए, यानी किसान जो खेती करते हैं उसमें उन्हें अलग अलग डेवलप्ड सीड्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डेफिनेटली इन सभी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो इस चिराग प्रोजेक्ट को पैसा देने वाली है या फंडिंग करने वाली है कौन? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है। वहीं पर आपको एक और हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। यानी दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो आप देखते हैं इसको, विश्व बैंक सहायतित 6 वर्षीय परियोजना चिराग को विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी इसकी जो फंडिंग है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अब इसके संबंध में पहला डेटा देखिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंतर्गत क्या होगा? कृषि, भू एवं जल संवर्धन, बाड़ी, उद्यान, जो भी कृषि से रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजों के लिए इसमें फंडिंग की जाएगी ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है, दिना दिन हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर भी इसमें कंसीडर किए जाएंगे। इस प्रकार से डेवलपमेंट करना है कि जलवायु को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उसके बाद में ये कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चिराग परियोजना बस्तर संभाग में इंप्लीमेंट की जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बस्तर संभाग के कितने जिलों में? ऑब्वियसली 7 जिलों में, और उसके 13 विकास खंड के। ये सारे नाम आपको बिल्कुल याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके 1000 गांवों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चिराग परियोजना को फंडिंग कौन करने वाला है? तो वो वर्ल्ड बैंक करने वाला है। ये किसानों के लिए परियोजना है जो क्लाइमेट चेंज के अनुसार डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये बस्तर संभाग के 7 जिलों में इंप्लीमेंट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। अब ये होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम इसकी एक रैंकिंग देखते हैं। तो ये होता है, जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ के 50 गांव आपने सेलेक्ट कर लिए जिनका की कल्चर एक जैसा है, जहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग एक जैसी है, और उसको नाम दे दिया गया कि ये एक क्लस्टर है। मान लीजिए ये जगदलपुर है और जगदलपुर के आसपास के आपने 50 गांव ले लिए और इसका नाम दे दिया एक क्लस्टर। और इस क्लस्टर में अब सेम प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाएंगी, सेम प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा। उसी का नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। तो इसमें इस जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से ही हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो छत्तीसगढ़ से ही स्टार्ट हुई थी। फिर उसका कितना अच्छा इंप्लीमेंट किया गया, इसके आधार पर एक रैंकिंग जारी की जाती है, और उस रैंकिंग का नाम क्या है? डायनेमिक रैंकिंग। ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो उस डायनेमिक रैंकिंग में हमारे छत्तीसगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया पूरे देश में। तो पहला तो डेटा आपको यही पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की डायनेमिक रैंकिंग में देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके संबंध में कुछ और तथ्य भी हैं। तो देखिए, इसे जारी कौन करता है इस रैंकिंग को? तो इसे जारी करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये इसको जारी करता है। किसका? केंद्र सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं, ध्यान रखना। तो वही यहां पर लिखा है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रूबर्न क्लस्टर क्षेत्र में समेकित प्रदर्शन के आधार पर की गई रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जब ये रैंकिंग आई थी तब भी छत्तीसगढ़ उसमें पहले स्थान पर था। नेक्स्ट उसी से संबंधित डेटा है। छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व रूबर्न मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु तथा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इससे पहले भी उसे ये प्राप्त हो चुका है। और ये मैं आपको बता चुका हूं क्लस्टर के बारे में। ये क्या करता है?
क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास है, यानी एक क्लस्टर बनाया आपने और सभी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्लस्टर में हम जानते हैं कल्चर सेम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम है, लोगों का बिहेवियर सेम है, तो ये फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी एक प्रकार से अगर क्लस्टर बना के डेवलपमेंट करने की कोई परियोजना है तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। आई होप आपको समझा होगा। तो इसमें याद करने जैसा क्या है, इस रैंकिंग में, डायनेमिक रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, और ये हमारे छत्तीसगढ़ से ही स्टार्ट की गई है। इसे जारी कौन करता है इस डायनेमिक रैंकिंग को? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। फिर ये न्यूज में पहले भी था, पहले भी इसके ऊपर खबर आ चुकी है, एक बार फिर ये न्यूज में है। ये है इथेनॉल का संयंत्र, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में पहला इथेनॉल का संयंत्र बनाया जा रहा है, यानी इससे पहले भारत में कहीं भी इथेनॉल का संयंत्र नहीं था। और ये किसके आधार पर है, किस मॉडल पर है? तो ये है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मीन्स क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसमें प्राइवेट लोग और पब्लिक ये दोनों ही मिलके इस संयंत्र की स्थापना करेंगे। तो ये पहले भी न्यूज में था। और ये कहां पर, किस किस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एमओयू मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अनुबंध निष्पादन हुआ है। तो ये किस किस के बीच में? भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाने कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनकेज बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि 30 वर्ष तक वो मिलके इसको क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को या इस संयंत्र को कार्यान्वित करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी कारखाने का क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एथेनॉल जो बनता है वैसे तो बहुत सारी चीजों से बन सकता है, बट जो इजी पड़ता है वो पड़ता है गन्ने से। गन्ने से इथेनॉल बनाना काफी इजी होता है। और ये इथेनॉल किस काम में आता है? तो इसको ना जो फ्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, डीजल है, उनमें मिक्स किया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार से एल्कोहल है, एल्कोहल जिसके भी लास्ट में नाल लग जाता है, ध्यान रखना, उसमें एल्कोहल का कंटेंट होता है। और एल्कोहल एक बहुत अच्छा फ्यूल हो सकता है। तो उसी के लिए यहां पर इस कवर्धा में ये संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ताकि एथेनॉल प्रोड्यूस की जा सके। और एथेनॉल प्रोड्यूस की जाएगी तो डेफिनेटली उससे फ्यूल में हमें मदद मिलेगी। फ्यूल में मदद मिलेगी तो स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। ये सिंपल सी चीजें, ये हर बार मैं आपको बताता हूं। और ये क्या है? ट्रिपल पी मॉडल द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए देश में पहला उदाहरण है। इससे पहले ट्रिपल पी मॉडल के तहत इस प्रकार का कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया और इथेनॉल का ही कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। ये पहला संयंत्र है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाने में कवर्धा में ये इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये किसके तहत है? ट्रिपल पी मॉडल के तहत इसको स्थापित किया जा रहा है और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बस इतने ही पॉइंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, मोर जमीन मोर मकान योजना। ये पहले भी न्यूज में रही है और इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं वो अक्सर पीएससी में या दूसरी हमारी जो प्रदेश की एग्जाम्स होती हैं उनमें इनके आने की संभावना काफी होती है। जैसे व्यापम की एग्जाम हो गई, उसमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये योजना क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है और आप इसको बनाना चाहते हैं और इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके आपको क्या करेंगे? 2.5 लाख रुपए का अनुदान देंगी। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। बट आपको पहले इसको बनाना स्टार्ट करना होगा, आपको अपने संसाधनों पर इसको बनाना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि ऐसा होता है, लोगों को ये पैसा मिल जाता है, फिर वो उस पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो घर तो नहीं बनाते और दूसरी जगह खराब कर देते हैं उन पैसों को। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? मोर जमीन मोर मकान योजना लेके आई है। यानी आप पहले स्टार्ट कर दीजिए अपना घर बनाना, उसके बाद में फिर सरकार उसमें 2.5 लाख रुपए का अनुदान आपको प्रोवाइड करेगी, उपलब्ध कराएगी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का शेयर शामिल होगा। तो इसमें कुछ हितग्राही हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाले छत्तीसगढ़ के हितग्राही में अंजू साहू, मुमताज बेगम और ममता वर्मा को भी सम्मानित
किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस योजना के तहत जो घर बनाया काफी अच्छा बनाया है। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और ये सम्मानित राज्य सरकार नहीं करेगी, बल्कि इसको भारत सरकार सम्मानित करने वाली, केंद्र सरकार सम्मानित करने वाली, क्योंकि इस योजना में शेयर तो केंद्र का भी है और राज्य का भी है। तो डेफिनेटली फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों सम्मानित करेगी, तो उसमें भारत सरकार का हमारे पास डेटा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। और यहां पर सेकंड पॉइंट में वही लिखा है, इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य 2.5 लाख का अनुदान देती है, जबकि हितग्राही को मकान निर्माण की शुरुआत खुद के संसाधनों से करनी होती है, जो हम देख चुके हैं। तो इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। मोर जमीन मोर मकान योजना में इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर सिंथेटिक टर्फ के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड में आपने घास देखी होगी कई बार, खासकर क्रिकेट के मैदानों में या फुटबॉल के मैदान में। तो वो घास कई बार 90% टाइम वो आर्टिफिशियल होती है, यानी वहां पर कृत्रिम घास बिछाई जाती है। एक प्रकार से वो प्लास्टिक की होती है, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो प्राकृतिक नहीं होती। तो इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने बस्तर जिला मुख्यालय, जो कहां पर है, जगदलपुर में, 5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के साथ खिलाड़ियों के रनिंग ट्रैक की स्वीकृति प्रदान की। तो पहले तो यही डेटा आपको पता होना चाहिए कि बस्तर के जिला मुख्यालय यानी जगदलपुर में 5 करोड़ की लागत से क्या बनने वाला है, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में एक रनिंग ट्रैक को स्वीकृति केंद्र सरकार ने प्रदान की है। तो केंद्र सरकार स्वीकृति प्रदान करती है, याद रखना। राज्य सरकार उसका कोई प्रस्ताव बनाकर भेजती है, उसके बाद केंद्र सरकार उसके ऊपर विचार करती है, जो मंत्रालय होते हैं उनसे संबंधित, और वो फिर इनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय ने खेलो इंडिया योजना के बारे में हम जानते हैं, कई बार मैंने डिस्कस किया है, के तहत जगदलपुर बस्तर में सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया था। डेफिनेटली पहले उसका प्रस्ताव प्रेषित करना होगा राज्य सरकार को, फिर केंद्र सरकार उसके ऊपर बात करती है, उसके ऊपर विचार करती है और फिर उसको मंजूरी देती है। फिर ऐसा ही यहां पर लिखा है, जगदलपुर में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान बन जाने से बस्तर की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ठीक है, ऐसा हर योजनाओं के बारे में कहा जाता है। योजना कोई सी भी बुरी नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो योजना बहुत अच्छी होती है, और नहीं तो कितनी भी अच्छी योजना हो और इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं हुई तो फिर उसका आम लोगों को कोई खास फायदा नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। और कोई भी सरकार जब योजना बनाती है तो कोई भी खराब योजना बनाना नहीं चाहेगी। कौन ऐसा चाहेगा? सभी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी किसी की भी, सभी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर तीजन बाई के बारे में आपने सुना होगा, जो क्या है, पंडवानी गायिका है, जो महाभारत की कथा गाती है। हमारे छत्तीसगढ़ की काफी जानी मानी गायिका है और इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। याद रखना, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत का कौन सा होता है? वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में सेकंड नंबर आता है पद्म विभूषण का, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, यानी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पद्म विभूषण। और ये प्राप्त है किन्हें? तीजन बाई को, जो कि एक पंडवानी गायिका है। लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ के वो गाती हैं और इनके ऊपर हिंदी फिल्म बनने वाली है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। तो इनका जो किरदार अदा करेंगे, यानी तीजन बाई का जो कैरेक्टर प्ले करेंगे फिल्म में, वो कौन प्ले करेंगे? विद्या बालन जी, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। इसके अलावा उनके नाना का भी उनके जीवन में काफी इन्फ्लुएंस रहा है, काफी इंपॉर्टेंस रही है। तो उनके नाना का जो किरदार निभाएंगे वो महानायक अमिताभ बच्चन उसको निभाएंगे। सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। फिर तीजन बाई के बारे में देख लीजिए। तीजन बाई दुर्ग जिले के गनियारी की निवासी हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तीजन बाई कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो दुर्ग जिले की रहने वाली है। और उनके पिता का नाम भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नाना का नाम ब्रजलाल। तो ये तो इनका ब्रजलाल जी का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाले हैं? श्री अमिताभ बच्चन जी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो तीजन बाई न्यूज में रही हैं, तो आपको तीजन बाई से संबंधित सारा डेटा पता होना चाहिए कि उन्हें पद्म विभूषण
पुरस्कार प्राप्त है। वो एक पंडवानी गायिका है और उनके ऊपर फिल्म बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये पहले भी न्यूज में रहा है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए, आपको पता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी हिंदी मीडियम की गवर्नमेंट स्कूल हैं, पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं थी। तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने ये कोशिश की है कि इंग्लिश मीडियम के भी गवर्नमेंट स्कूल ओपन किए जाए, और उनको नाम क्या दिया? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये इस परियोजना का या इस योजना का नाम दिया गया। तो इसके एक स्कूल का शुभारंभ किया हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, और उन्होंने ये घोषणा की कि हम और स्कूल खोलेंगे इसी प्रकार के इंग्लिश मीडियम के। तो और कितने स्कूलों की घोषणा की है? तो और 100 स्कूल्स ओपन करने की घोषणा श्री भूपेश बघेल जी ने की है। किस प्रकार के? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी इंग्लिश माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को इसमें स्टडी कराई जाएगी 1st to 12th तक, और वो भी निःशुल्क, बिना किसी चार्जेस के। नेक्स्ट देखते हैं। फिर मोतीलाल बोरा जी का नाम आपने सुना होगा। वो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मोतीलाल बोरा। उनका निधन हो गया, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ हमारा किसमें था? मध्य प्रदेश के साथ था तब। तो कब कब रहे? ये डेट मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है। 1985 से 88 तक रहे एक बार, और दूसरी बार वो कब? बहुत कम समय के लिए बने थे, 1989 में कुछ दिन के लिए रहे थे वो। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति का निधन होता है वो जनरली एग्जाम में आ जाता है। सो मोतीलाल बोरा जी फिर छत्तीसगढ़ से कैसे संबंधित हैं? तो वो इस प्रकार से संबंधित है कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो हमारे रायपुर में हुई थी, मोतीलाल बोरा जी की, और कलकत्ता में भी हुई। बट सिंस उनका नाम रायपुर से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो परीक्षा में आ जाएं। वैसे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके ऊपर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, राजनीतिक शख्सियत के ऊपर। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। 2 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे अविभाजित मध्य प्रदेश के। उनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई? रायपुर और कलकत्ता में। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ? जोधपुर स्टेट के निम्बी जोधा में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा जन्म स्थान पे ध्यान दे देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक प्रतियोगिता होती है बहरूपिया प्रतियोगिता। वो हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में होती है, और जगह का नाम क्या है? मनेन्द्रगढ़। और इस बहरूपिया प्रतियोगिता में ये होता है कि इसके लिए कोई स्टेज नहीं होती कि बिल्कुल वहां पर सब कलाकार आएंगे और अपना अपना परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अपना वेशभूषा धारण करके और निकल जाइए, और जगह जगह अपनी कला का प्रदर्शन करिए। जैसे बहरूपिया मतलब क्या? बहुत प्रकार के रूप बनाना, अपना मैसेज लोगों को कन्वे करने की कोशिश कीजिए। ऐसे हर साल ये प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता का नाम क्या है? बहरूपिया प्रतियोगिता। और ये कहां पर? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में आयोजित की गई थी। और उसमें पहला पॉइंट इसका देखिए, इस प्रतियोगिता में कई कलाकारों ने अलग अलग वेशभूषा बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्णायक उन्हें क्या देते हैं? अंक देते हैं। जैसे कहीं भी निकल गए तो वहां पर यह होता है कि बहुत सारे जो आसपास के लोग होते हैं, आसपास के ग्रामीण होते हैं, वो देखने के लिए आ जाते हैं इनको। तो इतनी भीड़ हो जाती है कि एक प्रकार का उत्सव सा हो जाता है। बहरूपिया प्रतियोगिता में एकल प्रतियोगिता में मनीष के टिकटॉक पागल ने तथा समूह प्रतियोगिता में नरसिंह अवतार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक पागल ये उनका टॉपिक था, किसका? मनीष जी का। और उन्हें एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और नरसिंह अवतार को प्रथम स्थान समूह में प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता, इसलिए इस नाटक बोल सकते हो आप। इस नाटक का नाम मैंने डाल दिया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में बहरूपिया प्रतियोगिता, ये इंपॉर्टेंट है। और ये व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है। मनीष के टिकटॉक पागल को पहला स्थान और नरसिंह अवतार को समूह में पहला स्थान। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने देखा होगा राजपथ पर झांकियां निकलती 26 जनवरी के अवसर पर, जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है तब सभी राज्यों की। और सभी राज्य अपने यहाँ का जो कल्चर है, अपने यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम है, वो पूरे देश के सामने रखने की कोशिश करते हैं उस झांकी के माध्यम से। तो राजपथ में झांकी जाना अपने आप में एक बड़ी चीज है।
क्योंकि सभी राज्यों की झांकी वहां पर नहीं जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो झांकी है उसे लगातार दूसरे साल सिलेक्ट किया गया, वो राजपथ पर क्या करेगी, प्रदर्शित की जाएगी। कब? 26 जनवरी के दिन। तो इसी से संबंधित ये डेटा है। तो ये इसकी थीम क्या है और इसको किस आधार पर बनाया गया है? तो गणतंत्र दिवस नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? वाद्य वैभव जानते होंगे, हमारे यहाँ पर लोग जो आदिवासी समुदाय है वो खासकर विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र बजाता है, जैसे टिमकी, किमड़ी और भी अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य मालूम होगा और बहुत अच्छा भी लगता है वो। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने लगातार दूसरे साल भी मंजूरी दी। अब आप सोच रहे होंगे रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री इसको मंजूरी क्यों देती है? तो आपको पता होगा कि जो हमारा समारोह होता है 26 जनवरी का, वो काफी सेंसिटिव होता है। वहां पर सारे वीवीआईपी आते हैं, इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब वहां पर होते हैं। तो सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट होती है और उस सुरक्षा को कौन देखता है? रक्षा मंत्रालय देखता है। तो उसने लगातार दूसरे साल इसको मंजूरी दे दी है। उसके बाद में इसमें होगा क्या? झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजाति क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ के जो लोक वाद्य हैं जिनको हमारे स्थानीय लोग बजाते हैं, उन्हें उनके सांस्कृतिक परिवेश में जिस प्रकार से वो बजाते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, उसके रूप में जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। फिर एक और पॉइंट है, ये कहां पर इसका खास होगा? झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए जाएंगे। आपको पता है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण तक, सरगुजा से बस्तर तक आदिवासियों की संख्या काफी है। तो उनके जितने भी वाद्य हैं जो बेस्ट होगा उन्हें शामिल किया जाएगा। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों, रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को रेखांकित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है? झांकी किस पे प्रदर्शित, किसके आधार पर थी वो? तो ये संगीत का वाद्य वैभव के ऊपर थी, ये इसकी थीम थी। और इसमें हमारे यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा राजपथ पर। फिर एक मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज हो गया। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया और अब इसका नया नाम क्या होगा? गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज। ये एक फैक्चुअल डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज। एक और कॉलेज का नाम बदला गया है, कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है स्वर्गीय विसनदास साहू जी के नाम पर इसको रख दिया गया। यानी दो मेडिकल कॉलेजेस के नाम पे चेंज हुए, एक कोरबा का और एक रायगढ़ का। तो एक है स्वर्गीय विसनदास जी साहू, इनके नाम पर रखा गया। शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर नहीं, स्वर्गीय अजीत जोगी जी के नाम पे भी नहीं, मोतीलाल बोरा जी के नाम पे भी नहीं, स्वर्गीय विसनदास साहू जी के नाम पे रखा गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।